तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे क्या फलान ढेम का, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हैं विद कोड। साथ ही साथ इस वीडियो की जो है कंटेंट है, इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोट्स जाके वहां से चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने C++ बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। एब्सोल्युटली फ्री, हम C++ पढ़ रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब when it comes to this word polymorphism, इसमें पॉली का मतलब है बेटा मैनी। क्या मतलब है भैया? पॉली का मतलब है मैनी, और ये जो मॉर्फिज्म है ना बेटा, इस मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया किसी भी चीज के मैनी फॉर्म्स। अब इससे एग्जैक्ट मतलब यह है कि नाम एक और काम अनेक। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का भैया। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको मतलब समझाऊं तो मैनी फॉर्म्स कहने का मतलब नाम एक काम अनेक, नाम एक काम अनेक। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल नहीं समझ में आई, बिल्कुल नहीं समझ में आई। एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या हम एक फंक्शन बना सकते थे? क्या हम एक फंक्शन बना सकते थे जिसके नाम से जैसे हमने सम फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए, इंट a और इंट b। बिल्कुल भैया। क्या उसी सेम क्लास के अंदर हम एक और फंक्शन बना सकते हैं सम नाम का ही, लेकिन इसके अंदर हमने तीन पैरामीटर्स पास किए। हमने एक और सम नाम का ही फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने चार पैरामीटर्स पास किए। क्या तीनों ही फंक्शन का सेम नाम है, लेकिन तीनों ही फंक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वाला सम फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करता है, ये वाला सम फंक्शन 3 नंबर्स को ऐड करता है, और ये वाला सम फंक्शन 4 नंबर्स को ऐड करता है। दुनिया इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहती है। क्या कहती है भैया? दुनिया इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेटा आपका एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हुआ, जहां पर नाम एक काम अनेक, वन थिंग हैव मैनी फॉर्म्स, सम फंक्शन हैव मैनी फॉर्म्स, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या भैया फंक्शन ओवरलोडिंग एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है? हाँ जी भैया, फंक्शन ओवरलोडिंग एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो क्या आपको पॉलीमॉर्फिज्म का एक चटका मिला? हाँ जी भैया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है थोड़ा बहुत तो समझ में आया है कि किसी भी एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। इट अलाउज द सेम फंक्शन नेम और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो एक तो एग्जांपल हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, एक एग्जांपल है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैं वो आपको समझाऊंगा। अब आप मेरी बात समझिए कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कि कोई भी चीज 2 तरीकों से अपने फॉर्म बदल सकती है। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा है बेटा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहले तो आप ये समझिए कि कंपाइल टाइम और रन टाइम होता क्या है। मैंने क्या किया भैया, मैंने 4-5 लाइनों का कोड लिखा, उसी के अंदर मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग कर दी, मैंने सेम नेम के अलग अलग फंक्शंस बना दिए। तो ये भैया हो गया आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि भैया कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि कोड को जैसे ही हमने एग्जीक्यूट रन बटन दबाया तो सबसे पहले आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा? पूरे ही कोड को कंपाइल करेगा। फर्स्ट स्टेप में वो पूरे ही कोड को कंपाइल करेगा, और कंपाइल टाइम पर ही वो डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन योर इनपुट कि हाँ जी भैया, आपने जब वहां पे फंक्शन को कॉल किया है ना, तो आपने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, और क्योंकि आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो 3 पैरामीटर्स वाला फंक्शन चल रहा होगा, है ना भैया। तो ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड हुआ। कंपाइल टाइम म्हणजे भैया जब हमारा जो कंपाइलर है वो कोड को कंपाइल कर रहा होगा। जैसे ही उसने कोड को कंपाइल कर लिया, अब उसने कोड को रन करने के लिए भेज दिया, तो अब कोड जाकर के रन हुआ और आपको आपका आउटपुट मिल गया। तो यहां पर कंपाइल टाइम पर यह डिसाइड हुआ कि भैया कौन सा वाला फंक्शन चलना है बेस्ड ऑन योर इनपुट। मैंने सम लिखा और यहां लिख दिया 1 2 3। तो क्योंकि यहां मैंने 3 इनपुट्स दिए हैं ना,
ना, तो कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड होगा कि अच्छा 3 इनपुट्स दिए गए हैं तो 3 इनपुट वाला सम फंक्शन आप चला दो। तो कौन सा फॉर्म चलना है ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो गया, तो इसी को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर मैं रन टाइम का आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, वैसे तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपको डिटेल में जब एक्चुअली इसकी अभी इस क्लास के अंदर बात करेंगे ना तब समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए रन टाइम का मतलब आप समझो कि भैया 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 क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, बिल्कुल भैया मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा कि सी इन एन, मतलब सी इन वेरिएबल, मतलब बेसिकली भैया रन करेंगे और जो यूजर है ना, यूजर से इनपुट लेंगे कि भैया वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हो, तो यहां पर हमने क्या किया, रन टाइम में इनपुट लिया। दिस इज नोन एज रन टाइम, हालांकि दिस इज नॉट नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल नहीं था, लेकिन ये रन टाइम पे कुछ काम हुआ। तो कंपाइल टाइम वाले काम को भैया हम स्टैटिक वर्क भी कहते हैं, अपना स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे कहते हैं, और रन टाइम पे भैया जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है उसे हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, तो आप ऐसा समझिए कि अगर ऐसा हो कि भैया हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और 2 चाइल्ड क्लास है, बराबर, एक पेरेंट क्लास है और 2 चाइल्ड क्लास है, मैंने तीनों ही क्लासेस में सेम नाम का फंक्शन लिख दिया। मैंने क्या किया, तीनों ही क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन लिख दिया। अब आप मुझे यह बताइए कि जब आप रन करेंगे तो तीनों में से कौन सा फंक्शन चलेगा, क्योंकि तीनों ही फंक्शन का सेम नाम है, सेम नाम अलग अलग काम। तो ये डिसीजन कि कौन सी क्लास का फंक्शन चल रहा होगा, ये डिसीजन रन टाइम पर लिया जाएगा, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैं बता रहा हूं ना, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए एक हिंट दे दिया ना, हाँ जी भैया। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देन कम्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपका एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, बिल्कुल भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और कंस्ट्रक्टर्स भी हम बनाते हैं ना, तो एक नाम से एक मतलब कंस्ट्रक्टर का तो ऑब्वियसली क्लास के अंदर एक ही नाम से कंस्ट्रक्टर बन सकता है क्लास के नेम से, तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में करा देते हैं, बिल्कुल भैया दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये तीनों जो है आपके भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स हैं। जब मैं बात करूं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल्स हो गए फंक्शन ओवरराइडिंग। मैं आपको समझाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, समझाऊंगा कि व्हाट इज भैया फंक्शन ओवरराइडिंग। अबे स्पेलिंग सही से लिख जा तेरी तो। और वर्चुअल फंक्शंस हो गए, ठीक है भैया, वर्चुअल फंक्शंस हो गए। तो ये आपके जो कुछ एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो भैया बारी बारी जो हम सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेटा इज नथिंग बट, हमने क्या किया, सेम नाम से मल्टीपल फंक्शंस बना दिए। तो यहां पर हमने इंट ए और इंट बी, बेसिकली हमने यहाँ सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना दिए, 2-3 फंक्शंस बना दिए, जिसके अंदर लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने 2 इनपुट्स पास किए हैं, तो यहाँ ए बी सी 3 इनपुट्स पास कर दिए। एक और सम नाम से ही फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने 4 इनपुट्स पास कर दिए। तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग, दिस इज बेटा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मैं आपको फटाक से एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं आपके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा कैलकुलेटर नाम की। तो हाँ जी भैया कैलकुलेटर बनाएंगे, आयो स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम नहीं भैया, आयो स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है भैया। और इंट मेन नेम स्पेस एसटीडी, बिल्कुल इंट मेन फंक्शन के अंदर जो है हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो रिटर्न 0 लिख देते हैं यहाँ पर। और क्लास जो है हम यहाँ बना लेते हैं, क्लास भैया हम बनाते हैं कैलकुलेटर नाम की। तो कैलकुलेटर नाम की जो है क्लास बन चुकी है, और कैलकुलेटर नाम की क्लास के अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली बोलता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली कहता हूँ इंट ए, इंट बी और इंट सी, और इंट डी भी बना लेते हैं, इंट डी भी बना लिया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल्स बनाए, सबको पब्लिक कर देते हैं, अब मैंने कहा
मैंने कहा भैया कि यहां पर आप जो है कैलकुलेटर के अंदर सम नाम का फंक्शन बनाइए। आप जो है बेटा कैलकुलेटर के अंदर सम नाम का फंक्शन बनाइए और इसके अंदर आप दो नंबर्स को जो है ऐड कराइएगा। तो यहां पर आप दो नंबर्स को ऐड कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? आप दो नंबर्स को ऐड कराएंगे तो ये आपको सी आउट करके दे देगा a प्लस बी। क्या सी आउट करके दे देगा बेटा? a प्लस बी सी आउट करके दे देगा। यहां हम एंडल लगा देते हैं। अब मैंने कहा कि भैया अगर मुझे तीन नंबर्स को ऐड कराना हो तो मैंने बोला भैया एक काम करो, सम नाम से ही आप एक और फंक्शन बना लो जिसके अंदर आप तीन नंबर्स को ऐड करा लेना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ जी भैया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कह रहे होते हैं। ठीक है भैया, चलिए नाउ अगर भैया मुझे चार नंबर्स को ऐड कराना होता, अरे बेटा तेरे लिए भैया यहां चार नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो सम नाम का ही एक और फंक्शन बना दो भैया। चार नंबर इनपुट में लिया, इंट ए इंट बी इंट सी और इंट डी। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ चुकी है? हाँ जी भैया पल्ले पड़ चुकी है। और मैंने कहा इन सभी नंबर्स का जो एडिशन है वो बेटा आप जो है सी आउट करा दो। यहां तक कोई समस्या है? भैया ये जो लाइनें लिखी हैं ये लाइनें थोड़ी समझ में नहीं आई। अबे यहां सिंपली क्या किया है, मैंने सी आउट किया है a प्लस बी प्लस सी, तो जितने नंबर्स आए हैं इनपुट में उन सबको सी आउट कर दिया है ऐड करके, और क्या, सिंपल। ठीक है भैया, तो यहां पर हमने ये तीन सम फंक्शन कॉल कर लिए हैं। तो क्योंकि हमने सेम नेम से मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए भैया इसे चला करके देख लेते हैं कि हमारा कैलकुलेटर, हाँ ठीक है। तो कैलकुलेटर क्लास का एक C1 जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा C1 के अंदर जो सम फंक्शन है उसे आप कॉल करो। अब यहां पर अगर मैं दो नंबर्स इनपुट में देता हूं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा भैया? दो नंबर्स इनपुट में दोगे तो ये वाला सम फंक्शन कॉल होगा। अब ये लॉजिकली एक्चुअली भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म यहां इंप्लीमेंट कैसा हुआ मैं बता रहा हूं। जैसे ही मैं रन बटन दबाऊंगा ना, आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, आपके मेन फंक्शन के कोड को चलाएगा। मेन फंक्शन के अंदर उसने क्या किया, कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। बिल्कुल भैया, लाइन बाय लाइन चलाता है तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसके बाद C1 मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो सम फंक्शन ढूंढने जाएगा। मिल गए भैया, लेकिन उसको तीन सम फंक्शन मिले। ये सब कंपाइल टाइम पे ही हो रहा है, अभी कोड को कंपाइल कर रहा है आपका कंपाइलर। फिर उसने देखा कि अच्छा नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, तीन है, सॉरी दो हैं, मतलब दो पैरामीटर आपके पास हुए हैं। तो वो देखेगा कि कौन सा फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है और वो उस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और लास्ट में थर्ड लाइन चलाएगा और रिटर्न 0 कर देगा। तो यहां पर जैसे ही मैं रन करूंगा ये कोड कंपाइल होगा और कंपाइल टाइम पर ही वो डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये वाला सम फंक्शन चलाना है। तो यहां पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चला। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, यहां पर कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो गया कि कौन सा फॉर्म चलने वाला है। रन करके देखते हैं। ठीक है भैया, यहां पर हमें 5 जो है आउटपुट में मिल गया है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। अगर यहां पर आपने 3 इनपुट्स दिए होते बेटा, अगर आपने 3 इनपुट्स दिए होते तो ये वाला फंक्शन चलता जिसमें 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो यहां पर आपको 9 आउटपुट में मिल जाता। अगर भैया 4 इनपुट देते तो भैया यहां पर 4 वाला फंक्शन चलता। तो ये सारी चीजें कंपाइल टाइम में जो है डिसाइड हो रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है भैया, चलिए अब भैया हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो मेरी बात आप समझिए भैया, ये जो हमारा अगर मैं ऐसा लिखता हूं सी आउट 5 + 8, अगर मैं ऐसा लिखता हूं सी आउट 5 + 8, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए भैया? 8 + 5 हो जाता है आपका 13, तो 13 आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसा लिखता हूं सी आउट सचिन प्लस द्विवेदी, तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं। क्या है बेटा? दो स्ट्रिंग्स है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ। इसका आउटपुट भैया क्या होना चाहिए? भैया इसका आउटपुट एक बड़ी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके अंदर सचिन द्विवेदी प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली उसने क्या किया, इन छोटी सब स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। अरे भैया प्लस का काम तो था इंटीजर को ऐड करना ना, दो नंबर्स को ऐड करना। ये दो स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड कर रहा है, पूछता है भारत। हाउ ही इज डूइंग दैट? भैया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहां पर ऑपरेटर एक ही है प्लस, लेकिन वो कंपाइल टाइम पे क्या कर रहा है, अपने फॉर्म्स चेंज कर रहा है। यहां पर वो दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, यहां पर दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा है। तो ऑपरेटर एक काम अनेक, क्या ये भी एक एग्जांपल हो गया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, या पॉलीमॉर्फिज्म का भैया मैनी
फॉर्म्स। क्या भैया? मैनी फॉर्म्स। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग को क्लासेस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये थोड़ा समझने वाली बात है, तो इस पर आप थोड़ी सी गौर करिएगा। ये चीज मैं आपको फटाक से समझा देता हूं, ठीक है भैया? तो भैया इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। वो एग्जांपल है भैया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या एग्जांपल है बेटा? वो एग्जांपल है भैया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सुना है? हाँ जी भैया, थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है कि यहां पर हमारे पास कुछ रियल नंबर होता था और आयोटा करके हमारे पास कुछ भैया इमेजिनरी नंबर होता था, इसे हम कह देते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी भैया, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो प्लस से पहले वाला पार्ट है जिसके अंदर नॉन आयोटा है, मतलब यहां आयोटा नहीं लगा है, इसे हम कहते थे अपना रियल पार्ट, और भैया इसे हम कहते थे अपना इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हो अगर मैं एक क्लास बनाऊं जिसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट यूजर से इनपुट लें और एक ऑब्जेक्ट बनाएं कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, या कॉम्प्लेक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, कॉम्प्लेक्स क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएं जो ऑब्जेक्ट क्या स्टोर कर रहा होगा भैया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराओगे ना बेटा, तो वो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले करा करके दे देगा। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकते हैं। तो क्या ये इंप्लीमेंट करके देखें? बिल्कुल भैया, ये इंप्लीमेंट करके देते हैं। लेकिन एक्चुअली यहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहां लग रही होगी भैया? मैं क्या करूंगा, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा। तो भैया कहने का मतलब क्या है कि आपने कहा एक ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो क्या आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करोगे? हां जी भैया, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो एक्चुअली यहां प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं। हां जी भैया, तो चलिए इसे क्या करते हैं, कोड से समझ के देखते हैं, वरना ऐसे तो घंटा समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे हटाता हूं, ठीक है, यहां पर इसे हटाता हूं और इसे भी हटा लेता हूं। अभी यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, ये आपका बॉयलर प्लेट कोड है, इसे तो लिखना पड़ता, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं कॉम्प्लेक्स नाम की, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना। इस क्लास को यूज करके क्या बनाओगे आप? कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाओगे भैया? कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो क्लास का नाम भी कॉम्प्लेक्स रख दिया। अब मैंने कहा कि सारी चीजों को पब्लिक कर दीजिए, सारी चीजों को पब्लिक कर दीजिए, और आप क्या करिए, इसके अंदर एक रियल पार्ट रखिए और इसके अंदर आप एक इमेजिनरी पार्ट रखिए। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कहा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बने, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऑब्जेक्ट बने, तो उस ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहिए एक रियल वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। हमने कहा इससे आप रियल और इमेजिनरी दोनों इनपुट में ले लीजिएगा। एज अ फंक्शन ये चल रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। मैंने कहा दिस का जो रियल है ना बेटा, उसके अंदर आप रियल स्टोर कर दीजिए। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके रियल वाले वेरिएबल में आप रियल की वैल्यू स्टोर कर दीजिए, जो कि यूजर इनपुट में देगा। और साथ ही साथ इसके इमेजिनरी वाले वेरिएबल के अंदर आप इमेजिनरी वाला नंबर स्टोर कर दीजिए, जो कि आपका यूजर दे रहा होगा। और हम सिंपली क्या कराएंगे, एक यहां पर डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं, या फिर गेट इन्फो, गेटर जिसको कहते हैं ना, गेट इन्फो फंक्शन हमने बना लिया। और गेट इन्फो फंक्शन सिंपली क्या करेगा, गेट इन्फो फंक्शन आपको सी आउट करा देगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गेट इन्फो फंक्शन आपको सिंपली क्या सी आउट कराएगा, यहां पर गेट इन्फो फंक्शन आपको रियल मतलब बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सी आउट कराएगा ना। तो किस फॉर्मेट में रहेगा, पहले रियल नंबर आएगा, उसके बाद एक प्लस का साइन रहेगा और एक आयोटा का साइन रहेगा। बिल्कुल भैया आयोटा का साइन रहेगा, और उसके बाद इमेजिनरी वाला नंबर लिखा रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम अपना जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, उसे हम प्रिंट करा सकते हैं। अब ये चीज जब चलाऊंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगी एकदम, ठीक है भैया। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1, और क्योंकि यहां कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, उसमें रियल इमेजिनरी वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू है 3 और इमेजिनरी वैल्यू है 9। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा जो कॉम्प्लेक्स नंबर C1 है ना, जो ऑब्जेक्ट C1 है ना, उसमें जरा उसका इन्फो आप मुझे आउटपुट करके दिखाना कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मुझे बताना जरा। तो अगर इसे हम रन करते हैं, तो क्या यहां पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? क्या हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया भैया? हां जी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर जो 3 है वो रियल नंबर है, और 9 ये जो 9 आयोटा वाली वैल्यू है बेटा, ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है।
तो ठीक है भैया, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना लिया, लेकिन टास्क ये नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। टास्क ये था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाइए और दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। तो हमने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना लिया C2 के अंदर हमने रियल पार्ट 4 रखा है और इमेजिनरी पार्ट 3 रखा है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक और कॉम्प्लेक्स C3 बनाएं, और इस C3 ऑब्जेक्ट के अंदर आप C1 प्लस C2, मतलब कि C1 और C2 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जो है ऐड करके C3 के अंदर डाल दीजिए। मैं कोई गलत कह रहा हूं? नहीं भैया, कोई गलत नहीं कह रहा हूं। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये वाला मान लो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मान लो यहां पर हमने क्या रखा है 3, 4 प्लस I3। इन दोनों को ऐड करके मुझे आउटपुट में आप दे देना। तो यहां जो रियल वाले पार्ट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, और प्लस ये इमेजिनरी वाले पार्ट भी ऐड हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा I। 9 प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 3 होता है भैया 12। तो आपको इन दोनों को ऐड करके C3 के अंदर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डालना है। तो दिस इज आवर टास्क। तो यहां पर मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। मैंने कहा भैया आप एक चीज बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स जो क्लास है उसके अंदर मान लो कोई मैंने फंक्शन बनाया होता, तो अगर कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते C1, तो इस फंक्शन को चलाने के लिए क्या आप C1 डॉट फंक्शन लिखते और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो पास करते? क्या इस तरीके से एक फंक्शन को चलाया जाता है? बिल्कुल भैया, इस तरीके से एक फंक्शन को चलाया जाता है। मैंने कहा फंक्शन का नाम सम हो सकता है, बिल्कुल। फंक्शन का नाम गेट इन्फो हो सकता है, बिल्कुल। तो फंक्शन का नाम प्लस क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो C1 ऑब्जेक्ट ने एक प्लस नाम का फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर C2 को एज अ पैरामीटर पास किया है। दिस इज अ फंक्शन कॉल, दिस स्टेटमेंट विल एक्ट एज अ फंक्शन कॉल। तो कहने का मतलब क्या है कि C1 ने एक प्लस नाम का फंक्शन कॉल किया और कह दिया कि उसके अंदर आप C2 पैरामीटर पास कर दो। तो आपको एक प्लस नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर। उसके अंदर एज अ पैरामीटर आप C2 को पास करेंगे और आप सिंपली क्या करेंगे, C1 के रियल पार्ट को C2 के रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे और C1 के इमेजिनरी पार्ट को C2 के इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो फंक्शन बनाया जाता है वो थोड़ा सा बेटा डिफरेंटली बनता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा उस फंक्शन को बना लेता हूं। तो अब क्योंकि ये जो फंक्शन हम बनाएंगे ये भी कंस्ट्रक्टर को यूज करके बना रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम ऑपरेटर को एज अ फंक्शन ओवरलोड कराने वाले हैं। तो यहां हमें बताना पड़ेगा कि ऑपरेटर प्लस आपका फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो ऑपरेटर प्लस को एज अ फंक्शन नेम हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे भैया फंक्शन में पैरामीटर पास होते थे वैसा ही पैरामीटर यहां भी पास होगा। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया हर फंक्शन में क्या होता था, भैया फंक्शन का नाम होता था, फंक्शन का टाइप होता था और आपके फंक्शन का पैरामीटर पास होता था और ऐसे करके यहां पर हम फंक्शन का कोड लिखते थे। ऐसा ही होता था ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो ऑपरेटर प्लस लिखा है ये फंक्शन का नाम है। यहां पर मैं फंक्शन के पैरामीटर्स पास करूंगा और कॉम्प्लेक्स जो है वो है टाइप ऑफ फंक्शन। क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये C1 ऑब्जेक्ट है तो C1 ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? भैया कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन भी बना सकते हैं, बिल्कुल भैया। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहां पर मैंने C2 पास किया है ना, मैंने एज अ पैरामीटर क्या पास किया है? C2। तो यहां पर C2 क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मुझे सबसे पहले उसकी क्लास का नाम बताना पड़ेगा और मुझे उसका रेफरेंस C2 पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? C2 पास करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां एज अ पैरामीटर हमने C2 को पास कर दिया है, बिल्कुल भैया, C2 को एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया है। अब आप मेरी बात समझिए कि भैया यहां पर जब हम C1 और C2 की वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो उन्हें स्टोर भी तो करना पड़ेगा किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ANS ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो इसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे, ठीक है भैया। तो इसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया आंसर नाम का। अब इसी आंसर के अंदर जो है हम C1 प्लस C2 का जो है जो भी आंसर होगा उसे स्टोर कर लेंगे। तो मैंने कहा आंसर के रियल पार्ट के अंदर रियल प्लस
जो C2 है ना उसका रियल आप स्टोर कर दीजिए। अब ये स्टेटमेंट भैया समझ में नहीं आया। मैंने कहा आंसर एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल भैया आंसर ऑब्जेक्ट क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्लास का है तो उसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, बिल्कुल भैया। मैंने कहा आंसर के रियल पार्ट के अंदर आप रियल प्लस C2 का रियल ऐड करके डाल दीजिए। अब ये वाला तो रियल समझ में आ गया कि भैया ये C2 का रियल होगा, लेकिन ये वाला रियल कौन हुआ? ये वाला रियल है उस ऑब्जेक्ट का रियल नंबर जिसने भैया C2 को कॉल किया है या जिसने इस ऑपरेटर को कॉल किया है। तो समझिए C1 ने प्लस ऑपरेटर को कॉल किया और एज अ पैरामीटर C2 को पास किया, तो C1 ने कॉल किया ना, तो ये वाला रियल C1 का है प्लस ये वाला रियल C2 का है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सेम चीज इमेजिनरी पार्ट के लिए भी की जाएगी। तो आंसर डॉट इमेजिनरी के अंदर आप डाल दीजिए इमेजिनरी ऑफ C1 प्लस C2 का इमेजिनरी पार्ट, है ना भैया। कुछ इस तरीके से जो है हमने कर दिया है। और लास्ट में जब आपके पास आंसर आ गया है तो आपने क्या किया भैया, एक फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है, तो ये फंक्शन भी आपका रिटर्न करेगा और आपने आंसर को रिटर्न करा दिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। और लास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि C3 के अंदर C3 भी तो एक भैया कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट है ना, तो C3 के अंदर गेट इन्फो फंक्शन होगा, आप उसे कॉल कर दीजिए। तो क्या C3 इन दोनों का एडिशन मुझे ला करके देगा? क्या C3 मुझे 7 + I 12 ला करके दे देगा? रन करके देखें भैया। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, ये खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर हमें एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, बेसिकली बनाना पड़ेगा। यहां पर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो सिंपली हम ऐसे बना देंगे। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ना बेटा, ये आपके ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्टर ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो यहां पर वो वाला इशू आ रहा है। अब हम रन करके देखेंगे तो वो वाला इशू नहीं आना चाहिए। ओके, लाइन नंबर 31 में मैंने शायद यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करी है। अच्छा, यहाँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है भैया। रन करके देखें। हाँ जी भैया, हमारा जो एडिशन है वो हो चुका है। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। एक इशू यहां पर आया है जो मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बिल्कुल भैया। यहां पर हमने एक और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर बनाया भैया। यहां पर क्या किया है, एक ही नाम अलग अलग काम। ये वाला कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर वैल्यूज असाइन कर रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर आपका ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर फंक्शन बना रहा है, दोनों अलग अलग काम। तो ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्रिएट करना है, ये अपना कंपाइलर कंफ्यूज कर रहा है। तो एक और कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया सेम नेम से कि हाँ जी भैया, पहले आप इस कंस्ट्रक्टर से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, बाद में इस कंस्ट्रक्टर को यूज करना। तो ये प्रॉब्लम इनहेरिटेंस के टाइम पर भी आ रही थी, यहां पर भी आ रही है, तो ये चीज आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से अपन ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख लिया है। एक बार फिर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को खुद से ट्राई करके देखेंगे। यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, प्लस ऑपरेटर को हमने यहां पर ओवरलोड किया है। ठीक है भैया, चलिए अब हम भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपको भैया आपको तीन चीजें या मोटा आप तीन चीजें पढ़नी होती हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सबसे पहला आपको फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ना पड़ता है, फिर आपको वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं आपको इजी बना करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ोगे, वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, और साथ ही साथ यहां पर प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन तीन चीजों के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। अब इन तीनों चीजों की नीड क्यों पड़ी भैया, ये एक्चुअली है क्या, मेरी बात आप समझो। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, बिल्कुल भैया। मैंने कहा एक पेरेंट क्लास है, ठीक है भैया, मैंने कहा एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर स्पीक नाम का फंक्शन है, बिल्कुल भैया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक चाइल्ड 1 बनाया, उसके अंदर उसके अंदर जो पेरेंट है, पेरेंट को इनहेरिट कर दिया। अब पेरेंट को इनहेरिट किया तो पेरेंट का स्पीक फंक्शन भी चाइल्ड 1 के अंदर आया होगा, बिल्कुल। अब अगर मैंने कहा कि चाइल्ड फंक्शन के अंदर खुद का एक स्पीक फंक्शन है, तो क्या पेरेंट वाला स्पीक फंक्शन चलेगा कि चाइल्ड वाला स्पीक फंक्शन चलेगा? या आप ऐसा समझो कि एक और चाइल्ड क्लास है जिसने अगेन चाइल्ड 1 को इनहेरिट किया है। तो यहां पर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 का पेरेंट हो गया, बिल्कुल भैया। अब चाइल्ड 2 के अंदर भी
चाइल्ड 2 के अंदर भी एक स्पीक फंक्शन है, तो अगर आप चाइल्ड 2 का स्पीक फंक्शन कॉल करेंगे तो चाइल्ड पेरेंट वाला स्पीक फंक्शन कॉल होगा कि चाइल्ड 1 वाला या चाइल्ड 2 वाला? क्यों क्यों ऐसा ये सवाल आया क्यों? भैया चाइल्ड 2 का स्पीक फंक्शन कॉल करोगे तो चाइल्ड 2 का ही चलना चाहिए, इन दोनों का क्यों चलेगा? अरे बुड़बक, जब आपने चाइल्ड 1 को चाइल्ड 2 के अंदर इनहेरिट किया तो चाइल्ड 1 का स्पीक फंक्शन भी तो आया होगा, और चाइल्ड 1 के अंदर पेरेंट का स्पीक फंक्शन भी तो है, तो ये तीनों स्पीक फंक्शंस चाइल्ड 2 के अंदर आ जाएंगे। तो इन तीनों स्पीक फंक्शंस में से कौन सा स्पीक फंक्शन आपका जो है चाइल्ड 2 वाला फंक्शन चला रहा होगा? चाइल्ड 2 चला रहा होगा। तो ये एक इशू है, क्या है? एक प्रॉब्लम है। मेरी बात आप समझिए, मेरी बात आप समझिए। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम से मल्टीपल फंक्शन, जैसे हमने सम में किया था। हमने क्या किया? एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर सम नाम के ही 3 फंक्शन बना दिए विथ अलग अलग पैरामीटर्स। तो एक ही क्लास के अंदर 3 फंक्शन विथ सेम नेम, दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन 3 डिफरेंट क्लासेस के अंदर फंक्शन विथ सेम नेम इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। यहां पर फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम क्या करते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग प्रॉपर एक जो है एग्जांपल से, एक कोड से देख लेते हैं तो अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, मैं एक क्लास बनाता हूं भैया, ठीक है? क्लास बनाते हैं, पहले इन सभी कोड को जो है हम यहां से हटाएं, ठीक है? तो यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास एनिमल नाम की, ठीक है? तो मेरा लॉजिक क्या रहेगा बेटा? मैं एक एनिमल नाम की पेरेंट क्लास बनाऊंगा, तो एनिमल हो गई अपनी पेरेंट क्लास, और एनिमल के चाइल्ड हमने बना दिए। चाइल्ड कौन हो सकता है? डॉग हो सकता है। एनिमल के चाइल्ड कौन से हो सकते हैं भैया? डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, लायन हो सकता है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये फंक्शन ओवरराइडिंग या वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है भैया? तो यहां पर एनिमल नाम की एक हमने क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने सिंपली किया सभी चीजों को पब्लिक कर दीजिए, और यहां पर मैंने एक साउंड नाम का फंक्शन बनाया। साउंड नाम का फंक्शन बनाया कि भैया एनिमल जो है वो कुछ साउंड निकालता होगा। तो यहां एनिमल मान लीजिए एनिमल आपका कुछ साउंड निकालता हो। एनिमल आपका क्या साउंड निकालता है? एनिमल आपका साउंड निकालता है, एनिमल आपका साउंड भैया, एनिमल का जो साउंड होगा वही वो निकाल देगा। तो यहां एनिमल ने अपना कुछ साउंड निकाला, बिल्कुल भैया, एनिमल ने अपना कुछ साउंड निकाला। तो ये आपकी एक क्लास बनकर के तैयार हो गई। अब मैंने कहा एक डॉग नाम की क्लास बनाइए, एक डॉग नाम की क्लास बनाइए जिसके अंदर आप एनिमल को इनहेरिट करिए। क्या करिए भैया? एनिमल को इनहेरिट करिए। अब डॉग नाम की क्लास के अंदर भी सब कुछ पब्लिक होगा, और इसके अंदर भी आप सेम साउंड नाम का एक फंक्शन बना दीजिए। साउंड नाम का एक फंक्शन बना दीजिए। सी आउट भैया, डॉग क्या करता है? भाव भाव करता है, भाव भाव करता है। तो यहां डॉग आपका भाव भाव करेगा। अच्छा, स्ट्रिंग में इसको आउटपुट दीजिए, तो डॉग आपका भाव भाव कर रहा होगा। बिल्कुल भैया, डॉग आपका भाव भाव कर रहा होगा। तो सवाल ये है कि अगर कल को मैं डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्योंकि डॉग क्लास के अंदर अब एनिमल का भी साउंड फंक्शन आ चुका है, और डॉग वाला साउंड फंक्शन तो है ही, तो एनिमल वाला साउंड फंक्शन चलेगा कि डॉग वाला साउंड फंक्शन चलेगा? टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमने यहां पर सिंपली क्या किया? डॉग क्लास का एक d1 ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने कहा d1 डॉट साउंड। तो देखते हैं कि भैया एनिमल साउंड निकलता है या भाव भाव निकलता है। रन करके देखें भैया, यहां पर भाव भाव निकला, मतलब कि डॉग ने एनिमल का साउंड नहीं निकाला, उसने भाव भाव किया। तो एक्चुअली यहां पर क्या हुआ? आपके डॉग का जो साउंड फंक्शन है उसने एनिमल वाले साउंड फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ओवरराइड कर दिया। इसकी प्रायोरिटी इसने ज्यादा सेट कर दी, मतलब कि डॉग का साउंड फंक्शन ओवरराइड कर देता है अपने एनिमल का साउंड फंक्शन। तो दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उस क्लास का जो साउंड फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के सेम सिमिलर नेम वाले जो फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। क्या कर देगा बेटा? ओवरराइड। अगर मैं यहां क्या करता हूं, एनिमल क्लास का एक a1 ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं कहता हूं a1 डॉट साउंड, तो अब ये कौन सा साउंड निकाल रहा होगा बेटा? अब ये कौन सा साउंड निकालेगा? भैया d1 आपका जो है भाव भाव निकाल देगा और a1 आपका एनिमल का साउंड निकाल देगा। कुछ इस तरीके से काम किया। जब हमने a1 के साउंड को चलाया तो a1 ने क्या किया? अपने ही साउंड को चलाया, क्योंकि A1 में तो हमने भैया एनिमल में हमने कोई भी डॉग की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं किया है, तो एनिमल के अंदर एक ही साउंड फंक्शन है, वही चल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। लेकिन दिस इज स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस, दिस इज स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर
मैं यहां पर एनिमल क्लास का एक पॉइंटर बना दूं। भैया क्या पॉइंटर बना सकते हैं? पॉसिबल होता है, हाँ जी भैया, पॉइंटर आप बना सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको कुछ इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने कहा आप क्या करो, आप एक पॉइंटर बनाओ एनिमल क्लास का। तो ये एनिमल क्लास का पॉइंटर होगा, तो इस पॉइंटर के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करूंगा, मैं कोई एड्रेस स्टोर करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक न्यू डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस डॉग के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर के अंदर रख दूंगा। मतलब कि मैंने क्या किया, एनिमल क्लास के पॉइंटर के अंदर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एनिमल क्लास का एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर स्टार से बनाया जाता है और उसका नाम हमने रख दिया A1। तो A1 क्या है? पॉइंटर का नाम। अरे यार ये सिंपल वही है ना। देखो अगर मुझे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना होता तो यहां इंट लिखता, कैरेक्टर टाइप का बनाना होता तो कैर लिखता, स्ट्रिंग टाइप का बनाना होता तो स्ट्रिंग लिखता, एनिमल टाइप का पॉइंटर बनाना था तो एनिमल लिख दिया। कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस पॉइंटर के अंदर मैं एक न्यू स्पेस क्रिएट करूंगा। अब ये न्यू कीवर्ड जो है, ये आपको मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर के टाइम पे समझाया था, न्यू कीवर्ड क्या होता है। हाँ जी भैया, समझाया था। तो यहां पर मैंने एक क्या किया, न्यू डॉग क्रिएट किया। मैंने क्या किया भैया, एक न्यू डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इस लाइन से क्या हुआ, आपके डॉग क्लास का एक नया डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस डॉग का कोई भी नाम नहीं है, इस डॉग ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम नहीं है। इस डॉग ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं A1 से। तो यहां पर इसे आप ऐसा समझिए, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक डॉग ऑब्जेक्ट की स्पेस बनाई। तो डॉग क्लास को यूज करके एक स्पेस बनाई। तो भैया ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये डॉग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे हम लिखते थे ना डॉग D1, तो D1 ऑब्जेक्ट का नाम होता था। भैया इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम नहीं है, तो इसे हम कैसे एक्सेस करेंगे? हमने क्या किया, इसे एक A1 नाम के पॉइंटर के अंदर स्टोर करा दिया। और A1 क्या है? आपका पॉइंटर है एनिमल क्लास का। तो सिंपली हमने क्या किया, एनिमल क्लास के पॉइंटर के अंदर डॉग का ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया। मेरी बात आपको समझ में आई? तो जब भी आपको डॉग के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, तो एक्सेस करने के लिए भैया इस पॉइंटर पे क्या वैल्यू रखी है, उसे एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज करता था, डीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टार A1, तो ये आपको ऑब्जेक्ट दे देगा डॉग। क्या दे देगा बेटा? ऑब्जेक्ट दे देगा डॉग। तो यहां पर आपको लॉजिक समझ में आया? हाँ जी भैया, एनिमल A1 नाम का एक पॉइंटर बनाया और इस पॉइंटर को पॉइंट करा दिया डॉग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो यहां पर सेम चीज हो रही है। अब अगर मैं आपको कहूं कि भैया क्योंकि A1 के अंदर डॉग ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं कहता हूं कि A1 के अंदर जो साउंड फंक्शन है उसे आप कॉल करिए, तो क्या कॉल होगा आप मुझे बताइए, क्या कॉल होगा? भैया यहां पर भाव कॉल होगा कि एनिमल साउंड कॉल होगा? चलिए रन करके देखते हैं। भैया यहां एनिमल साउंड कॉल हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट तो डॉग का था ना, ऑब्जेक्ट तो डॉग का था ना। यहां पर एनिमल साउंड क्यों कॉल हुआ है? इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको बेटा कंफ्यूजन हो रहा है। फर्स्ट लाइन में मैंने एनिमल का एक पॉइंटर बनाया, सेकेंड लाइन में मैंने उस पॉइंटर के अंदर एक नया डॉग ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया, और थर्ड लाइन में मैंने कहा कि A1 पॉइंटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका साउंड फंक्शन आप चला दीजिए, तो उसने एनिमल साउंड चला दिया। अब यहां पे लॉजिक किस तरीके से काम करेगा? भैया यहां लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करेगा कि क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, एनिमल क्लास का एक पॉइंटर बना दिया A1, बिल्कुल भैया बिल्कुल। सेकंड लाइन में हमने उस पॉइंटर के अंदर एक डॉग ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया, बिल्कुल। और थर्ड लाइन में हमने कहा कि इसके अंदर A1 पॉइंटर के अंदर, तो A1 पॉइंटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका साउंड फंक्शन आप चला दीजिए। तो अब ये दे देता है आपको एक रन टाइम एरर। क्या दे देता है बेटा? एक रन टाइम एरर दे देता है। अब आप मेरी बात समझिए, रन टाइम एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, ये रन टाइम एरर क्यों आ रहा है?
हमने क्या किया, इन तीनों चीजों को जैसे ही आपने रन बटन दबाया तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको वन बाय वन हर एक लाइन को कंपाइल करेगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एनिमल नाम का एक पॉइंटर बना दिया। हाँ जी भैया, कंपाइल टाइम पे एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया, बिल्कुल। सेकंड लाइन में आया, उसने कहा सेकंड लाइन में a1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। अब ये जो न्यू कीवर्ड है ना बेटा, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का मतलब क्या है, रन टाइम पे ये एक डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो क्योंकि ये वाली लाइन रन टाइम पे चलने वाली थी तो उसने इसको जो है स्किप कर दिया। ठीक है, उसने कंपाइल टाइम पे उसको कंपाइल नहीं किया, तो इसे कंपाइल किया, एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया, लेकिन इसे स्किप कर दिया। अब वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में उसने क्या डिसाइड कर लिया कि जो A1 है ना, A1 कौन है, एनिमल का पॉइंटर, तो A1 का मैं साउंड चला दूंगा। तो उसने कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड कर लिया कि एनिमल का साउंड चलाना है, तो उसने आउटपुट में आपको एनिमल का साउंड दे दिया। यहां पर भैया ये आ गया है एक रन टाइम एरर, क्योंकि रन टाइम में डिसाइड हुआ कि अच्छा A1 के अंदर तो डॉग का ऑब्जेक्ट है, तो ये डॉग का ऑब्जेक्ट जो है अपना भाव नहीं कर पा रहा है, A1 ने अपना एनिमल साउंड निकाल दिया। तो दिस इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। वर्चुअल फंक्शन किस तरीके से काम करता है बेटा, वर्चुअल फंक्शन भैया यहां पर सिंपली अगर आप एनिमल क्योंकि एनिमल ही तो पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास में ही आप भैया अपना वर्चुअल फंक्शन लगाते हैं। तो अगर ये जो अगर ये जो एनिमल का फंक्शन है साउंड, इसके आगे मैंने वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया, तो अब ये वर्चुअल फंक्शन बन चुका है। तो टेक्निकली आपका वर्चुअल फंक्शन करता क्या है, ये चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, एक सेकेंड। तो टेक्निकली आपका वर्चुअल फंक्शन सिंपली पता है क्या करेगा, ये रन टाइम पर भैया यहां पर अभी सिंपली क्या हो रहा था, A1 एक पॉइंटर बन गया जो कि एनिमल क्लास का था, बिल्कुल। तो रन टाइम पर उसने देख लिया कि अच्छा A1 जो है वो एनिमल क्लास का जो पॉइंटर है, तो एनिमल क्लास का साउंड चलाऊंगा, उसने पहले डिसाइड कर लिया। अब रन टाइम पे क्या हुआ, ये कंपाइल टाइम पे हुआ, ठीक है। रन टाइम पे क्या हुआ, रन टाइम पे हमने A1 को डॉग की वैल्यू असाइन कर दी, डॉग का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। तो अब हमारा जो कंपाइलर है उसने तो भैया कंपाइल टाइम पे जो डिसाइड किया था वही एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम पे आपका कंपाइलर एक बार दोबारा चेक करे कि भैया A1 पॉइंटर के अंदर एक्चुअली किस टाइप की वैल्यू रखी है, तो आप क्या करते हैं, जो पेरेंट फंक्शन है ना बेटा, उसके आगे वर्चुअल लगा देते हैं। तो जैसे ही आपने पेरेंट फंक्शन के अंदर आगे वर्चुअल लगाया, तो अब ये क्या करेगा, रन टाइम पे एक बार फिर से चेक करेगा कि एक्चुअली A1 यानी कि जो पेरेंट फंक्शन का आपने पॉइंटर बनाया है, इस पॉइंटर के अंदर एक्चुअली किस टाइप की वैल्यू रखी है, रन टाइम पे दोबारा क्रॉस चेक करता है। तो जैसे ही वो क्रॉस चेक करेगा, उसे पता चलेगा अच्छा डॉग टाइप की वैल्यू रखी है, तो इस बार वो भाव कराएगा। दिस वॉज द सॉल्यूशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ये प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वर्चुअल कीवर्ड लगाया। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आपका भाव प्रिंट हो रहा होगा। क्या प्रिंट हो रहा है भैया, भाव प्रिंट हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब तो ये तो डॉग की बात हो गई। यहां पर दोबारा से क्लियर करता हूं, मेरी बात आप समझो भैया। यहां पर जब हमने वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाया था, तो क्या हुआ, कंपाइलर ने रन बटन दबाते ही पहले इस लाइन को कंपाइल किया, उसने एक A1 नाम का पॉइंटर बना दिया। अब क्योंकि A1 जो है एनिमल का पॉइंटर है, तो उसने कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड कर लिया कि मैं एनिमल का ही साउंड फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्योंकि भैया डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होने वाली थी, तो उसने क्या किया, इस लाइन को रन टाइम के लिए छोड़ दिया। अब थर्ड लाइन उसने कंपाइल कर लिया कि अच्छा A1 का साउंड चलाऊंगा तो एनिमल का साउंड चला दूंगा। अब इसे रन किया तो उसने क्या किया भैया, एनिमल का साउंड चला दिया विदाउट चेकिंग कि अच्छा A1 के अंदर तो डॉग की वैल्यू, उसने चेक ही नहीं किया। लेकिन अगर आपको चेक करवाना है तो आप यहां सिंपली क्या करेंगे, वर्चुअल कीवर्ड लगा देंगे कि भैया इस साउंड फंक्शन को चलाने से पहले, पेरेंट के साउंड फंक्शन को चलाने से पहले आप क्या करो, जो चाइल्ड है उनके बेसिकली आप क्या करो, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू रखी है, क्या ऑब्जेक्ट रखा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रखा है, वो चेक कर लो। तो जब वो चेक करेगा उसे पता चलेगा अच्छा डॉग ऑब्जेक्ट है, तो वो डॉग का ही भाव फंक्शन चलाएगा। अब यहां अगर मान लो एक दो मैंने और क्लास बना दी होती कैट नाम की,
ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया होता पब्लिक और यहाँ लिख दिया होता एनिमल। तो यहाँ बेसिकली क्या होता, एक और पब्लिक हमने बनाया वॉइड साउंड, एक और हमने फंक्शन बना दिया साउंड नाम का ही। यहाँ पर वो अब वो क्या करेगा, अच्छा इस कैट को आप एक काम करो, डॉग इनहेरिट करा दो, डॉग इनहेरिट करा दिया तो डॉग का भी फंक्शन इसके अंदर आ गया, और डॉग के अंदर एनिमल था तो एनिमल का फंक्शन भी इसके अंदर आ गया। बिल्कुल भैया। और कैट क्या करती है, मियाऊ मियाऊ करती है भैया, कैट क्या करती है, मियाऊ मियाऊ करती है। ठीक है भैया, तो कैट अपनी मियाऊ मियाऊ करती है। हाँ जी भैया। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां कहता हूं कि आप A1 के अंदर कैट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो अब ये किसका साउंड निकालेगा, अच्छा यहां पर मैंने क्लास के आगे ये नहीं लगाया है, तो अब ये किसका साउंड निकालेगा भैया, अब ये मियाऊ मियाऊ निकालेगा। तो ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि किस क्लास का फंक्शन चलाना है, क्लास का फंक्शन चलाना है। तो ये हो गई भैया वर्चुअल फंक्शन की बात। अब आप मुझे एक चीज बताओ, भैया क्या कोई एनिमल नाम का जानवर होता है? हाँ भैया, डॉग तो होता है। हाँ जी भैया, फिजिकली टच कर सकते हैं, कटवा भी सकते हैं डॉग से। भैया बिल्ली है, बिल्ली से मियाऊ मियाऊ भी करवा सकते हैं। कभी एनिमल नाम का जानवर देखा है? कभी एनिमल नाम का जो जानवर देखा है? तो ये एनिमल क्लास यहाँ एग्जिस्ट क्यों कर रही है जब एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता? जब एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता तो एनिमल नाम की क्लास एग्जिस्ट क्या कर रही है? तो अब आता है कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। मेरी बात आप समझिए, एक ऐसी क्लास जिसका कभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहां पर हमने सिंपली क्या कर दिया, हमने एक एनिमल नाम की पेरेंट क्लास बनाई। हमने क्या किया, हमने कह दिया हर एनिमल का कुछ ना कुछ साउंड होगा, हर एनिमल का हमने कुछ ना कुछ साउंड होगा। अब क्या साउंड होगा वो हमने डिफाइन नहीं किया, मैंने कहा कुछ ना कुछ साउंड होगा, वो आप रन टाइम पे डिसाइड करेंगे क्या साउंड होगा। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस बना दी, डॉग नाम की, ठीक है भैया, और कैट नाम की और लायन नाम की। सबके अंदर मैंने उनका खुद का साउंड दे दिया, लायन का भी खुद का साउंड होगा, लायन रोर करता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा एनिमल क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? एनिमल क्लास का डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता भैया। डॉग का एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, कैट का एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, लायन का भी बन सकता है। एनिमल का कौन सा एनिमल बना दोगे बे? कौन सा जानवर बना दोगे एनिमल का? तो एनिमल एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एनिमल आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। क्यों? क्योंकि एनिमल क्लास का कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब आप मेरी बात समझिए। एक नॉर्मल क्लास ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स बनाने की। बिल्कुल भैया। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग चाइल्ड क्लासेस। कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग क्लासेस। मेरी बात आप समझिए, क्या डॉग एक क्लास है? बिल्कुल भैया, डॉग एक क्लास है, कैट एक क्लास है, लायन एक क्लास है। एनिमल के अंदर साउंड है तो डॉग के अंदर भी साउंड होगा, कैट के अंदर भी साउंड होगा और लायन के अंदर भी साउंड होगा। तो क्या एनिमल ब्लूप्रिंट नहीं बन गया डॉग, कैट और लायन के लिए कि हाँ जी भैया एनिमल ने डिसाइड कर दिया कि हर एनिमल के अंदर साउंड होगा, तो डॉग के अंदर भी साउंड है, कैट के अंदर भी साउंड है और लायन के अंदर भी साउंड है। तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया जाता है यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाया जाता है भैया? अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूं जिसके अंदर कोई भी कोड ना हो, जिसके अंदर कोई भी कोड ना हो, तो एक ऐसा फंक्शन जो कि वर्चुअल फंक्शन है और उसके अंदर जीरो वैल्यू है। क्या ऐसा भी कुछ फंक्शन होता है? बिल्कुल। तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपने कोई भी कोड नहीं लिखा, आपने उसकी वैल्यू जीरो असाइन कर दी, ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी वैल्यू जीरो है, इसे हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और एक ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट हो, इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब YouTube पे आपको कई टीचर्स ने ये भी पढ़ाया है कि हाँ जी भैया, अगर किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आप इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो। लेकिन दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। C++ के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है, वो जावा के अंदर होता है बेटा, ठीक है? तो C++ के अंदर अगर आपको किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो यहां पर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज कर रहे होंगे। तो वो जो YouTube पे टीचर्स हैं,
ठीक है, आई रिस्पेक्ट दोज टीचर्स, लेकिन भैया आप उनकी बात थोड़ी सी ना मान के मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिएगा कि हाँ जी भैया C++ के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है। अगर आपको किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिए। तो अब ये एनिमल क्लास बन चुकी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एनिमल क्लास का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर मैंने लिखा ना एनिमल A1 तो कायदे से ये लाइन तो ऑब्जेक्ट बनानी चाहिए, लेकिन भैया ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, ये आपको एरर दे देगी, ये आपको एरर दे देगी। भैया आ गया एरर कि एनिमल का एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, एनिमल जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है भैया, तो ये एक एरर दे देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो दिस इज द कोड। हाँ जी भैया, आपने वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सभी चीजें समझ चुके हैं, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।